नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स की इस क्लास में। तो मैथ्स इस क्लास में दोस्तों हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण टाइप्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। और इन प्रश्नों को हम सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका देखेंगे कि किस तरीके से हम कम समय में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का ये दोस्तों हमारा क्लास होने वाला है, आप सभी एग्ज़ाम के लिए इसे ले सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। देखिए पहला प्रश्न है कि 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए एक निश्चित कार्य 6 दिन में पूरा करते हैं। 30 व्यक्तियों द्वारा वही कार्य, यहाँ पर ध्यान देना है, वही कार्य 10 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे पर्याप्त होंगे। यानी दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि 40 व्यक्ति यदि प्रतिदिन काम करें और प्रतिदिन 10 घंटा काम करें तो कोई कार्य है जिसे 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन वही कार्य अगर 30 ही व्यक्ति 10 दिन में ख़त्म करना चाहें तो उन्हें प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा, ये क्वेश्चन से कह रहा है। तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला आपको याद रखना है और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बहुत से पूछे जाते हैं उन्हें हम धीरे धीरे कवर करेंगे। देखिए फार्मूला कौन सा है, यहाँ पर आपको ध्यान, और वो भी हम देखेंगे ये फार्मूला आया कैसे है। तो एक यहाँ पर ध्यान रखेंगे M1H1 और D1 यानी MHD बराबर M2H2 और D2, यानी आपको MHD याद रखना है कि MHD बराबर MHD। तो अब देखिए यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करते हैं इन्हें। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि M1 यहाँ पर क्या है। तो M1 ये है कि जो पहले व्यक्तियों की संख्या दी गई है। तो पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 40। तो यहाँ पर हम 40 रख लेते हैं, गुणा चिन्ह लगा लेते हैं। H1 मतलब दोस्तों घंटों की संख्या है। पहले घंटे कितने थे, 10 घंटे काम करते थे, तो 10 यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। और D1 क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिनों की संख्या है। पहले दिनों की संख्या कितनी थी, 6 दिन, तो यहाँ पर हम 6 से गुणा कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। M2 यानी बाद में व्यक्तियों की संख्या, तो बाद में केवल 30 व्यक्ति थे तो 30 रख लेते हैं, गुणा H2 बाद में घंटों की संख्या, तो बाद में घंटे की संख्या ही हमसे पूछा गया है तो इसको हम वैसे ही रखेंगे, यहाँ पर H2 गुणा कर चिन्ह लगा लेते हैं। तो बाद में देखिए D2 है, यानी बाद में दिनों की संख्या कितनी थी, तो 10 दिनों में पूरा करना था, तो यहाँ पर हम 10 से गुणा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने बराबर और M1 H1 D1 ये क्यों लिखा है, क्योंकि दोस्तों जब 40 व्यक्ति 10 घंटा और 6 दिन काम करेंगे तो उन सब का यदि हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा टोटल वर्क, यानी ये टोटल काम होगा। और यही देखिए बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा है वही कार्य। जब वही कार्य है यानी कार्य क्या है, दोनों सेम है, तो यहाँ पर इसलिए हम बराबर किए हैं ताकि दोनों काम यहाँ पर बराबर हों। तो इसलिए ये फार्मूला लगाते हैं, जहाँ भी कहा जाए वही काम तो वहाँ पर ये फार्मूला हम लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। और ये यहाँ पर 10 दिन था। अब हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो कट रहा है उन्हें काट लेते हैं। तो 10 से देखिए यहाँ पर 10 कट जाएगा और यहाँ पर 6 से ये काट लेंगे 30 को, 6 बचे 30, और ये 5 से कट जाएगा 40, 5 अठे 40, 8 बार में, तो 8 बराबर H2, यानी H2 का मान कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। कितने घंटे काम करने पड़ेंगे, 8 घंटे, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। उम्मीद है आप सभी ने सॉल्व किया होगा और बिल्कुल सही आपका यहाँ पर आंसर आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए डिविजिबिलिटी से आ गया है, यानी सॉरी यहाँ पर शेषफल से आ गया है। कि देखिए यहाँ पर दिया है कि 71 के पावर 83 प्लस 73 के पावर 83 को 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल, क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पर हमें लिखना है शेषफल, तो शेषफल क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए अब हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, 71 के पावर 83 है प्लस 73 के पावर 83 है बटे दोस्तों यहाँ पर 36 है।
अब देखिए यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको दोस्तों हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 71 के पावर 83 प्लस 73 के पावर 83, इसके भी बटे 36 और इसके भी बटे 36, क्योंकि दोनों हर समान है तो जोड़ेंगे तो केवल बटे में 36 ही होगा। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं समझने के लिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं। तो 71 में 36 से भाग करेंगे तो 36 एकम 36 करेंगे तो संख्याएं बहुत बड़ी हो जाएंगी, यानी जो शेष बचेगा वह बहुत बड़ी संख्या बचेगी। तो हमें इसको 2 गुने तक ले जाना है। तो 36 दूना 72 होगा, लेकिन 72 से 1 कम है, तो कम है तो -1 कर लेंगे। और घात में कितना है 83, तो 83 लिख लेंगे। अब प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। अब देखिए 36 का गुना 73, यानी भाग करेंगे 73 में, तो 36 दूना 72, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। घात में कितना है 83 कर लेते हैं। जब ज़्यादा होगा तो 1 लिखेंगे और कम होगा तो -1 लिखेंगे, यानी जितना कम होगा उतना माइनस में लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, जब भी -1 है, तो जब भी किसी की संख्या के माइनस है, किसी संख्या में माइनस लगा है, तो जब उसकी घात विषम होती है तो वह क्या होता है कि वह हमेशा माइनस ही रहेगा, वह प्लस नहीं होगा। लेकिन जब उसकी घात सम होगी तो वह प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि जैसे -1 की पावर अगर 2 है, -1 की घात 2 है, तो -1 गुणा -1 करते हैं, तो माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाता है। इसलिए जब सम संख्या हो तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जब विषम संख्या हो तो ये माइनस ही रहेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस की पावर 81 है, तो ये -1 ही रहेगा। कितना रहेगा -1। और यहाँ पर देखिए प्लस, ये 1 की पावर 83 है, तो 1 प्लस में है तो ये प्लस ही रहेगा। तो इसको हम दूसरी जगह लिख लेते हैं। तो ये आएगा -1 और प्लस, और यहाँ पर प्लस के पावर 83 है तो +1 ही आएगा। अब -1 और +1 ये दोनों आपस में घट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो शेषफल इसका क्या आएगा 0, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। मुझे समझाने में दोस्तों आपको समय लगा है, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि गौरव प्रतिदिन 800 कमाता है, कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 कमाना शुरू कर देता है। यानी पहले 800 कमाता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद वह 960 कमाने लगता है। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी उसकी आय जो है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें सबसे पहले देखना है उसकी पहली आय कितनी थी। पहले आय दोस्तों यहाँ पर 800 थी, ये उसकी पहले आय थी। बाद में कितनी हो गई, तो बाद में दोस्तों 960 हो गई। अब यदि देखिए हमें सोचना है कि हमसे पूछा क्या गया है, उसने पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे हम पहले ये देखेंगे कितने की वृद्धि हुई, उसके बाद उसका प्रतिशत निकालेंगे। तो कितने की वृद्धि हो गई, 800 से 960 हो गया, 160 की वृद्धि हो गई, 160 उसकी आय बढ़ गई है। लेकिन हमें प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत निकालने, हम पहले वाले पे प्रतिशत निकालने हैं कि पहले कितना कमाता था। तो पहले कितनी आय थी 800 थी, तो 160 बढ़ गया कितने पर 800 पर। तो जो यहाँ पर उसकी पहले आय होती है उसको हम बटे में रखते हैं, और जितना बढ़ा हुआ है उसको हम यहाँ पर ऊपर रखते हैं अंश में। इतना तो आपको पता ही होगा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो इसको हम गुणे में 100 कर लेते हैं यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 160 बढ़ा है 800 पर, ये 0 से 0 काट लेते हैं, और 8 से ये 2 बार में कट जाएगा, 8 दूना 16, कितना आ जाएगा दोस्तों 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20% आएगा। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 438 में बेचने पर 27% की हानि होती है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है दोस्तों, ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि वस्तु को 438 में बेचने पर 27% की हानि होती है। 23% लाभ कमाने के लिए इसे एक्स में बेचना जाना चाहिए, यानी रुपए एक्स में। तो एक्स का मान, यानी जो जिस रुपए में हमने बेचा है उसका मान बताना है। देखिए सबसे पहले समझती है, कोई वस्तु जिसका क्रय मूल्य
जो हम जिस दाम पर वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। वह अपने आप में हमेशा 100% होता है। कितना होता है अपने आप में? तो अपने आप में हमेशा वह 100% होता है। अब 100% की वस्तु को दोस्तों हमने यहाँ पर 27% की हानि पर बेच दिया। 100% की वस्तु है, 27% की हानि पर बेच दिया, तो कितने में बेच दिया होगा? 100 में से 27 को घटा देंगे, यानी 27% की हानि मतलब 27% का घाटे में बेच दिया, तो हमने 73% में बेच दिया, 73% में। लेकिन हमसे कहा है कि 23% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचें? तो 100 पे 23% का लाभ कमाना होगा यदि, तो उसको 123 में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा? 123 में बेचना पड़ेगा 100 पर 23% का लाभ कमाने के लिए। तो हम देखिए यहाँ पर 100 इसलिए ही मानते हैं ताकि 23% 27% निकालने में आसानी हो। 100 का 27% 27 ही होगा, इसलिए हमने 100 में से 27 माइनस करके 73 लिख दिया। 100 का 23% यहाँ पर 23 ही होगा और हमें 23% का लाभ कमाना है, इसलिए 100 में हमने 23 जोड़कर 123 लिख दिया। ये आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। अब देखिए 73 में हमने बेचा था जिस पे हमें 27% की हानि हुई थी, जबकि कहा गया है कि हमने कितने में बेचा है? 438 रुपये में बेचने पर 27% की हानि होती है। यानी इस 73 का जो मान है वह 438 के बराबर ही है। 438 में ही बेचने पर हमें 27% की हानि होती है, यानी हमने 73% में बेचा होगा उसे। और यहाँ पर हमें 123 में बेचना है, क्योंकि 23% का लाभ कमाने के लिए हमें 123 में बेचना पड़ेगा, तो 123% का यहाँ पर हमें मान निकालना पड़ेगा। परसेंटेज से दोस्तों परसेंटेज ये कट जाएगा। अब देखिए 438 में हमें 73 का भाग करना है, तो हम कैसे इसको भाग करेंगे? तो हम देखेंगे कि 3 के कौन से पहाड़े में 8 आता है, तो 3 छक 18, यानी 6 का गुणा करेंगे 3 में, तब जाकर यहाँ पर 8 आएगा। तो हम यहाँ पर 8 से गुणा, यहाँ पर 6 से गुणा करके देख लेते हैं सभी संख्याओं में कि क्या ऊपर वाली संख्या आ रही है। तो 6 त्रिक 18 करेंगे, 8 आ जाएगा और बचेगा हासिल 1, और 6 सत्ते 42 और 1 43 हो जाएगा, जो कि ऊपर दी गई संख्या है, यानी ये पूरी की पूरी 6 से कट जाएगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर 6 से हमें 123 में गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे? 6 से इस 3 में लास्ट वाली संख्या में गुणा करेंगे। हम यूनिट डिजिट देखेंगे, हम क्या करेंगे? यूनिट डिजिट देखें, 6 से इस 3 में गुणा करेंगे, तो 6 त्रिक 18, लास्ट में 8 आना चाहिए। देखिए इसमें 8 नहीं है, इसमें भी 8 नहीं है, तो 2 संख्याएँ हैं जिनमें 8 आ रहा है। अब हमें क्या करना है? ये 123 है, तो हम सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं। 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 1 हासिल 13 और 6 एकम 6 1 7, तो ये 738 आ गया, यानी बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें छोटी छोटी चीज़ें देखनी होगी। यदि एक ही ऑप्शन दोस्तों यूनिट डिजिट से सॉल्व होता है, यहाँ पर एक ऑप्शन 8 नहीं होता, तो केवल हमारा आंसर वही मिल जाता। तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलेंगे, जो केवल हमें पूरा पूरा गुणा भी नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि एक बल्लेबाज द्वारा अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाने पर उसके औसत स्कोर में 5 की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना होगा? ये दोस्तों क्वेश्चन है। तो कोई बल्लेबाज है जो कि 13वीं पारी में 97 रन बनाया उसने, तो औसत स्कोर में 5 की वृद्धि हो गई, यानी 12वीं पारी तक उसका कोई यहाँ पर एवरेज था, यानी कोई औसत था। लेकिन दोस्तों जब भी 13वीं पारी हुआ, यानी 13 पारी जब हो गए, तो उसका जो औसत है वह 5 से बढ़ गया। औसत क्या हुआ? 5 से बढ़ गया। अब 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर, यानी 13 पारी अब हो गए, अब उसका औसत स्कोर कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ को कि औसत क्या होता है। औसत होता है जैसे 5 लोग हैं और सबके पास, पाँचों के पास दोस्तों 10-10 रुपये है। 5 लोग हैं, सबके पास 10-10 रुपये है, तो इसका मतलब ये है कि उन सभी का औसत 10 है, यानी सबके पास समान है। तो एक चीज़ आप ये ध्यान दें कि 13 पारी में जब औसत 5 से बढ़ गया, यानी 13 पारी में औसत 5 से बढ़ गया, जैसे 1 पारी 2 पारी 3 पारी 4 पारी, इस तरीके से 13 पारी हैं और औसत 5 बढ़ गया, यानी सब में 5-5 बढ़ा होगा। तो इसमें भी 5 बढ़ा, इसमें भी 5 बढ़ा, इसका भी 5 बढ़ा, इसका भी 5 बढ़ा।
तब जाके टोटल औसत 5 बढ़ेगा। जब इन सभी में 5-5 बढ़ेगा तब जाकर औसत 5 से बढ़ेगा। जैसे इस चीज़ को हम समझे कि यहाँ पर 4 दोस्त हैं और उन सब के पास दोस्तों 10 रुपये है और एक आप हो गए, आपके पास 20 रुपये है। तो अब आपको मिलाकर टोटल 5 लोग हो गए। तो अगर आप 10 रुपये लाते तो भी इनका एवरेज वही होता, यानी आप भी इसमें जब होते तो आपका एवरेज भी यहाँ पर 10 ही होता। लेकिन जो आप 10 रुपये एक्स्ट्रा लाए हैं ये अब 5 लोगों में बटेगा, आप में भी बटेगा और उन 4 में बटेगा जो एक्स्ट्रा है आपका, ताकि औसत क्या हो, एवरेज बराबर हो सबका। तो जो एक्स्ट्रा है आपका उन सभी में बटेगा। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इनका जो एवरेज है 13वीं पारी के बाद वह 5 से बढ़ गया, यानी जो एक्स्ट्रा था वह एवरेज में जाकर 5-5 सब में बट गया। तो ये 5 एक्स्ट्रा है तो ये एवरेज है। लेकिन अगर 13 से हम गुणा कर देंगे 5 में तो 13 पचे 65, यानी टोटल 65 रन क्या थे, एक्स्ट्रा थे। 65 रन क्या थे, एक्स्ट्रा थे। तो 97 टोटल रन कितना है 13वीं पारी का, 97। अब 97 से 65 रन एक्स्ट्रा थे तो 65 को घटा लेंगे। अब देखिए 7 में से 5 जाएगा 2 और 9 में से 6 जाएगा 3। 65 रन एक्स्ट्रा थे और बचे हुए रन जो हैं क्या हैं, वे उनका एवरेज थे, वे उनका औसत थे। क्योंकि जब हमने 10 रुपये लाया तो उन सब में हम बराबर हो गए, लेकिन जो हमारा 10 रुपये एक्स्ट्रा था वह सब में बट गया। तो जो बचा हुआ है वह उनका एवरेज होगा उन सभी का। और दोस्तों यहाँ पर इनका एवरेज तो हमें मिल गया 32, लेकिन जो 5 यहाँ पर बढ़ गया, एवरेज बाद में 5 बढ़ गया था, तो 32 में हम 5 को और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा, 37, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 37। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। उम्मीद है ये प्रश्न भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याजों का अंतर 2500 है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो उस राशि की गणना कीजिए। तो ये हमसे पूछा गया है उस राशि की गणना, यानी हमें मूलधन बताना है। और क्या कहा है कि 7 वर्षों के लिए और 12 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज का जो अंतर है वह 2500 है और जो दर है ब्याज दर वह 10% है। तो हमें क्या करना है कि 10% का गुणा हमें 7 में कर देना है। 10 गुणा 7 टोटल कितना परसेंट हो गया 7 वर्ष में, हो गया 70%। ये 70% ब्याज टोटल हो गया 7 वर्षों का। 12 का गुणा हम 10 में करेंगे क्योंकि 12 वर्षों का भी निकालना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 दहा में 120%। तो ये 12 वर्षों का जो साधारण ब्याज है 120% हो गया। अब इन दोनों का अंतर हम देखेंगे 70 और 120 का। तो ये कितना अंतर है इन दोनों का, 50 का अंतर है, 50% का अंतर है। जबकि हमें यहाँ पर रुपए में कितने का अंतर दिया है, ब्याजों का अंतर 2500 है। तो ये 2500 कर लेते हैं। अब देखिए 50% का मान 2500 रुपये आ गया। हमें उस राशि को ज्ञात करना है तो राशि हमेशा 100% में होती है। तो 50 का गुणा 2 कर देंगे 100% हो जाएगा और उसी तरीके से 25 का गुणा 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5000। तो 2500 गुणा 2 5000 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 5000। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। उम्मीद है ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि एक बस द्वारा 360 किमी की दूरी 6 घंटे में तय की गई। यदि यह अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चल रही हो तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय अधिक लगेगा। तो देखिए यहाँ पर कोई बस है जो 360 किमी की दूरी 6 घंटे में ही तय कर रही है, लेकिन कहा है कि वह यदि अपनी सामान्य चाल की 1/4 से चले, यानी जो चाल है उसका 1/4 भाग से चले तो वही दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगी। वास्तव दोस्तों अगर चाल कम होगा तो समय अधिक लगेगा और वही पूछा है कितना समय अधिक लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि चाल को निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि सामान्य चाल की 1/4 चाल से चले, तो हम इसके लिए हमें चाल को निकालना होगा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है दोस्तों 360 किलोमीटर और समय कितना है 6 घंटे।
तो ये हमारा आ जाएगा चाल 6 छके 36, 60 हमारा चाल आ गया। लेकिन आगे कहा है इसका 1/4, तो इसका 1/4 करेंगे तो इसके बटे 4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों 15, यानी 15 किमी प्रति घंटा। ये इसका 1/4 चाल आ गया। तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय अधिक लगेगा, तो 15 की यदि 360 की दूरी है और 15 के चाल से तय करेगा तो कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 और 15 चौका 60, यानी ये 24 बार में कटेगा। तो 24 घंटे टोटल लग रहे हैं। लेकिन कितना अधिक लगेगा, तो पहले 6 घंटे लगते थे, अब 24 घंटे लग रहे हैं। तो कितना घंटा अधिक है, तो ये आप 6 को इसमें से घटा लेंगे 24 में से, तो आ जाएगा 18, यानी 18 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, 18 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास में। थैंक यू।